गुड मॉर्निंग एवरीवन। 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आप जानते ही हैं ये जो एमसीक्यूज हम एवरीडे बेसिस पे करते हैं, जो हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी को कवर करते हैं, ये आपको यूपीएससी और पीएससी एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो नेटमोक की एप्लीकेशन पर भी इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर आप 8 to 10 एमसीक्यूज करेक्ट कर पाते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है, और इसी तरीके से 6 से 7 एमसीक्यूज करेक्ट होने पे उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। ये जो आपका ऊपर का जोन होता है इसे सेफ जोन कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे हैं और इससे प्रीलिम्स आपका हो जाता है। जो तीसरा जोन है इसे अनसर्टेन जोन कहते हैं, बिकॉज 40 to 55% वाले जोन में श्योरिटी नहीं होती है कि जो प्रीलिम्स है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, और लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में चांसेस काफ़ी कम होते हैं, जिस वजह से हम नीचे के जो ये जोन है इसको डेंजर जोन कहते हैं, और हम कोशिश यही करेंगे कि डेंजर जोन से सेफ जोन में है। आज के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूछा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। देखिए इसमें क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करना काफ़ी जरूरी है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। पहली स्टेटमेंट कहती है उरुग्वे राउंड ट्रांसम्यूटेड गैट इन टू डब्ल्यूटीओ। तो जो उरुग्वे राउंड था उसने गैट को, जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ हुआ करता था, उसको डब्ल्यूटीओ में ट्रांसमिट कर दिया। हो सकता है डब्ल्यूटीओ हैज़ 184 मेंबर्स। डब्ल्यूटीओ के अंदर 184 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं और इसका बैकग्राउंड भी देखते हैं। चलिए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के लिए जाना जाता है, और चाइना ने अभी अपना एचडीएफसी में जो शेयर्स थे और जो इन्वेस्टमेंट थी उसको इंक्रीज़ किया जब एचडीएफसी के प्राइसेस काफ़ी नीचे थे। ठीक है, और इसके बाद हुआ क्या, इंडिया ने अपनी एफडीआई रजीम के अंदर चेंजेस लाए कि अब जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, अपने पिछले वीडियोस में हमने इसको बिल्कुल तफसील से समझा था, जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनको अगर इंडिया में अब एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। पहले 2 तरीके थे, एक ऑटोमेटिक रूट हुआ करता था और एक गवर्नमेंट रूट हुआ करता था, लेकिन अब बॉर्डर कंट्रीज़ के लिए ये हमने मैंडेटरी बना दिया कि अब उन्हें गवर्नमेंट के रूट से ही आना पड़ेगा, ताकि चाइनीज़ जैसे इन्वेस्टमेंट हुई है अभी एचडीएफसी के अंदर, इस तरीके की चीज़ें दोबारा से ना देखने को मिले। तो अब हम डब्ल्यूटीओ पे आते हैं, क्योंकि ये जो कंसर्न्स थी चाइना की, चाइना ने डब्ल्यूटीओ के फोरम पर ही उठाई थी और कहा गया था कि हम ये जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। इस वजह से डब्ल्यूटीओ जो था वो न्यूज़ में, तो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उरुग्वे राउंड ही था जब गैट को डब्ल्यूटीओ में ट्रांसम्यूट किया गया था, कन्वर्ट किया गया था। आप लोगों से मैंने पहले भी पूछा था कि ये कब किया गया था, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स कितने हैं। डब्ल्यूटीओ के 184 मेंबर्स से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कितने मेंबर्स है मुझे पता है, बट मैं जान के आपको नहीं बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एट प्रेजेंट डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर्स है, ताकि आपको ये जो नंबर है हमेशा के लिए याद रहे। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ए। पूरा बैकग्राउंड आपने समझ लिया कि न्यूज़ में क्यों था, चाइना इंडिया की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यूज़ में थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ग्रॉस वैल्यू एडिट के बारे में है। जीवीए के ऊपर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, 1 बाय 1 उसे रीड करेंगे। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ द सम ऑफ कंट्रीज जीडीपी एंड नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमी। ये क्या होता है, जो जीवीए है ये क्या है, ये सम है किसका, जीडीपी का, और जो सब्सिडीज दी जाती हैं और टैक्सेस दिए जाते हैं उसको जब हम एडिशन कर लेते हैं तो जीवीए निकल के आता है। हो सकता है इट प्रोवाइड्स अ रूपी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट, किसी भी चीज़ को जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर से उसका इनपुट कॉस्ट को लेस कर देते हैं, तो ये जीवीए निकल के आता है। सोचिए क्या आंसर होगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। चलिए इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट चीज़ बनी है, जो आउटपुट निकल के आया है वो 155 रुपीज़ का है, और उसकी जो इंटरमीडिएट गुड्स थी जो उसके इनपुट लगा वो 80 रुपये का था। तो ग्रोस वैल्यू एडिड कितनी हो गई, 75। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस कर देते हैं तो वो नेट वैल्यू एडिड आ जाती है। आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बट यहीं पर ही आप देख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब जो उसका इनपुट हमने दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही ग्रोस वैल्यू एडिड निकलती है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो हो गई आपकी करेक्ट। अब क्या ये जो है जीडीपी और उसके साथ में जो सब्सिडीज और टैक्सेस होता है उसका समेशन होता है, तो पहली स्टेटमेंट भी आपके ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर। न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, न्यूज़ में काफ़ी अपीयर हो रहा है ये। देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या पूछा गया। यहाँ पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रिक्स बैंक। इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। हो सकता है न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज क्रिएटेड एट ब्रासीलिया समिट इन 2016। इसे 2016 में ब्रासीलिया सम्मेलन के दौरान बनाया गया था। एनडीबी दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएनजीए दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो क्या यूएनजीए के अंदर इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एनडीबी ने अभी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, फास्ट ट्रैक फाइनेंशियल असिस्टेंस $5 बिलियन की, और किसको दी है? ये ब्रिक्स कंट्रीज को दी है।
ठीक है। और इसके अंदर से 1 बिलियन जो है वो इंडिया को मिलने वाला है ताकि कोविड-19 जो है उसको काउंटर किया जा सके। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, इसको बनाया गया था फोर्ट लेजर समिट 2014 के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत हो जाती है। फोर्ट लेजर समिट थी 2014 में हुई थी, वहाँ पे इसको बनाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने के बाद थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं कि क्या इसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो यस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको जो ऑब्जर्वर का स्टेटस है वो मिला हुआ है। इस वजह से आंसर हमारा हो जाएगा बी, बिकॉज इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं और ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला है, हालांकि इसे बनाया गया था फोर्टलेजा समिट के दौरान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो BOD के बारे में है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और पूछा गया कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है BOD के बारे में। पहली कहती है अ हायर BOD लेवल मीन्स दैट मोर ऑक्सीजन इज नीडेड। हायर BOD का मतलब होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हो सकता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। डिजोल्व ऑक्सीजन होती है जिसको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड करते हैं, उनको चाहिए होता है ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको वो क्या कर पाएँ, उसको डीकम्पोज कर पाएँ। इस वजह से इस ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हायर वैल्यू ऑफ BOD मीन्स दैट द वाटर इज मोर पोल्यूटेड। अगर कहीं पे भी हम ये कहते हैं कि BOD की मात्रा ज़्यादा चाहिए, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर जो है वो इतना क्लीन नहीं है, पोल्यूटेड है, हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए फुल फॉर्म पढ़िए, आपको आधी चीज़ें वैसे ही समझ आ जाएंगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड की यहाँ पे बात हो रही है। हायर BOD मतलब हायर ऑक्सीजन डिमांड लेवल मीन्स दैट मोर ऑक्सीजन इज नीडेड। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है। हायर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब यही है कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है इसका यूज़ किस लिए होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और हायर वैल्यू BOD का मतलब है कि वाटर जो है पोल्यूटेड है, यस, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूटेड होगा, क्लीन नहीं होगा, तभी वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी। अगर वो क्लीन होता तो ऑक्सीजन ऑलरेडी उसमें होती। अगर ऑक्सीजन नहीं है मतलब जो वाटर है पोल्यूटेड है, इस वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़्यादा है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हेल्दी वाटर में देख सकते हैं जो आपके वेरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन अनहेल्दी वाटर में जहाँ पे BOD ज़्यादा होती है, पोल्यूटेड वाटर में, वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि BOD के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा कि बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने, DPCC ने, जो हमारी यमुना रिवर है यहाँ पर एक सर्वे किया है और देखा है कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो है यहाँ पे इंप्रूव हुई है और यहाँ पे जो BOD रिक्वायरमेंट थी वो कम हुई है। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हुई है, मतलब ऑलरेडी वाटर क्लीन है और इस वजह से ऑक्सीजन जितनी भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोजिशन के लिए चाहिए वो उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, DPCC ने क्वालिटी ऑफ वाटर जो यमुना का है उसे इंप्रूव बताया। इंप्रूवमेंट का रीजन भी लॉकडाउन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यमुना। यमुना के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है, हम इसको 1 बाय 1 रीड करेंगे और बताएंगे कौन सा कथन सही है। पहला, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। क्या ये गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है? इट मीट्स गैंजेस और गंगा एट द संगम। तो ये गंगा को संगम पर मिलती है, हो सकता है। देखिए यमुना के ऊपर क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी रिसेंटली सर्वे किया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, DPCC ने, और पाया गया है कि यमुना का जो पानी है वो कंपैरेटिवली क्लीन हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर हो सकता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन था वो हमारा करंट अफेयर्स का था। चलिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप के ऊपर। तो ये आपकी गंगा है, ठीक है, और यमुना रिवर ये है आपकी जा रही है, और यमुना रिवर जो है वो गंगा में मिल रही है। तो ये यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं हो सकती, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। अगर ये इससे निकलती तो इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, क्योंकि इसमें जाके मिल रही है, इसी वजह से इसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और मिलती कहाँ पे है? संगम में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी थी ये तो बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है गंगा की, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली सेकंड इज करेक्ट और डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। क्योंकि गंगा और यमुना के ऊपर क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जो भी चीज़ें इनसे कंसर्निंग न्यूज़पेपर में अपीयर करती है तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो क्योंकि गंगा और यमुना के ऊपर आर्टिकल्स दिए गए थे न्यूज़पेपर के अंदर बिकॉज ऑफ द DPCC सर्वे, इस वजह से आपको इनकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ ले जाता है, मान लीजिए गंगा है तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है या डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल है क्योंकि इसमें राइट बैंक और लेफ्ट बैंक नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि गंगा में जाके मिलती है। तो क्या चंबल उसमें से एक है? व्हाट अबाउट सिंध, बेतवा, केन? सोचिए, फिर मैप पे देखेंगे, ये सभी है। तो ये सब आपको राइट बैंक लेफ्ट बैंक के नाम जरूर याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि कुछ मैप्स जो हैं वो आप अपने रूम में लगा लीजिए और एवरीडे बेसिस पे उसे चाहे 10 मिनट के लिए देखिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से
आपकी जो विजुअल मेमोरी है वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। एक बारी में बैठ के अगर आप रटना शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा। रोज़ अगर आप 5 से 10 मिनट इसको देते हैं, मैप्स जो लगे हुए हैं आपके रूम में या नहीं लगे हो तो लगा लीजिए, तो 5 से 10 मिनट से आपका काम बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु इज़ नोन एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स। तो इंडियन सिविल सर्विसेज का या इंडियन सिविल सर्वेंट्स में पैट्रन ऑफ सेंट किसको कहा जाता है? क्या जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, या बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है? सोचिए क्या आंसर होगा इसका। तो आपको पता ही है इंडियन सिविल सर्विसेज की जहाँ पे बात करते हैं, जिसे स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री कहा जाता है, उसे यहाँ पे वल्लभ भाई जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल जी को ही यहाँ पे पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। और रिसेंटली हमने जो सिविल सर्विसेज डे था उसको सेलिब्रेट किया था, उसको ऑब्जर्व किया था, इस वजह से ये क्वेश्चन जो था वो बनाया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि ब्रिज के बारे में, दैपोरिजो ब्रिज जो है उसके बारे में पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। रिसेंटली ये जो ब्रिज है ये बनाया गया है, इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। तो जो दैपोरिजो ब्रिज है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहली है इट इज़ लोकेटेड इन असम, ये असम में लोकेट करता है। इट इज़ मेड ओवर ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO ने इसे बनाया है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो जो दैपोरिजो ब्रिज है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। लेकिन दिस इज नॉट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज लोकेटेड ऑन सुबानसिरी रिवर। सुबानसिरी रिवर के ऊपर इसे बनाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और ये लोकेट करता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ए। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है ये फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ जो हमारा कनेक्टिविटी की जहाँ पे बात आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना को ये जो रोड है उसको लिंक करता है। तो द ब्रिज इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी की बात आती है, जो वेरियस रोड्स हैं उनको ये लिंक करता है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लेके जाते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दैपोरिजो ब्रिज को बनाया है, इस वजह से BRO के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई और हमें बताना है इसके ऊपर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट वाज कंसीव्ड एंड रेज्ड इन 1960 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसे नेहरू जी ने स्टार्ट किया था 1960 के अंदर। हो सकता है इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर काम करती है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, आपने एवरीडे बेसिस पे या एटलीस्ट बीच बीच में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर पढ़ा होगा, बिकॉज ये डाइवर्सिफाइड एरिया में काम करते हैं। वेरियस स्पेक्ट्रम ऑफ कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये काम करते हैं, चाहे वो एयरफील्ड्स बनाना हो या ब्रिजेस बनाना हो, डिफेंस वर्क्स हो, टनल का काम हो, तो वहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे बढ़ के आते हैं और काम करती है। इसे नेहरू जी ने ही 1960 में बनाया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही काम करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि करतार सिंह साहिब गुरुद्वारा के बारे में है। न्यूज़ में था, क्यों था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले आप इसको लोकेशन बताइएगा कि कहाँ पे ये लोकेट करता है। क्या ये इंडिया में लोकेट करता है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो करतार सिंह साहिब गुरुद्वारा जो है ये पाकिस्तान में लोकेट करता है। रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से था बिकॉज इंडिया ने कहा है पाकिस्तान को कि इस पर्टिकुलर गुरुद्वारे को, जहाँ पे काफ़ी सारे जो हिंदूज़ हैं पाकिस्तान की वो जाते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्शन कराने में यहाँ पे इनिशिएटिव ले। क्योंकि हुआ क्या था, कुछ दिन पहले आई थिंक लास्ट वीक की एक स्टॉर्म की वजह से कुछ पार्ट्स थे इस गुरुद्वारे के जो कि डैमेज हो गए थे, और अभी यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को ये चीज़ कही है कि इसको जल्दी से जल्दी जो डैमेज हुई एरिया है उसको रिपेयर कराया जाए। तो यहाँ पे इस वजह से ये गुरुद्वारा जो काफ़ी सुंदर दिखता है ये न्यूज़ में था, और ये आंसर हमारे यहाँ पे बी है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब एक बार हम विदिन 2 मिनट्स क्विक रिविजन करेंगे, इसको मिस मत करिएगा। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर हम विनर को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना ने जो इंडिया है उस पर एक्विजिशन लगाया है डिस्क्रिमिनेशन होने का। इंडिया ने एक अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज किया है, जिसकी वजह थी HDFC में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होना जब उसके प्राइसेस कम थे। तो अब इंडिया ने कहा है कि जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, अगर उसको FDI लेके आनी है हमारी कंट्री के अंदर, तो जो ऑटोमेटिक रूट है वो उन पर काम नहीं करेगा, उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा। और यहाँ पे उरुग्वे राउंड थे जो कि GATT को, जिसमें हमने WTO में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, विच इज़ योर कमेंट क्वेश्चन। देन हमने इसके बाद डिस्कशन किया था
GVA का, ग्रोस वैल्यू एडिड का, जिसमें GDP और सब्सिडीज और टैक्सेस को हम लेते हैं, और इसमें बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट पे जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होती है या फिर जो उसका इनपुट होता है उसको लेस करने के बाद जो कॉस्ट आती है उसको ग्रोस वैल्यू एडिड कहते हैं। जो मान लीजिए अगर फाइनल प्रोडक्ट 155 रुपये का है और इसमें इनपुट कॉस्ट 80 रुपये की है तो हम ग्रोस वैल्यू एडिड 75 ही मानेंगे, और इसमें से जब डेप्रिसिएशन भी लेस कर देते हैं तो NV आ जाता है, नेट वैल्यू एडिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में था, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, और यहाँ पे इसे फर्टिलाइजर समिट 2014 में बनाया गया था। और NDB जो है ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। रिसेंटली $5 बिलियन दिए गए हैं कोविड-19 के लिए ब्रिक्स कंट्रीज को, 1 बिलियन जो है वो इंडिया को भी इसमें मिलने वाला है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, कहाँ पे लोकेट करता है NDB का हेडक्वार्टर। चाइना में है डेफिनेटली, लेकिन किस सिटी में है वो ज़रूर बताइएगा। चलिए, फिर हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पढ़ा था। जितनी ज़्यादा ये डिमांड होती है उससे पता चलता है कि पानी उतना ही पोल्यूटेड है, उतना ही क्लियर नहीं है। इसी वजह से उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करते हैं डीकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूज़ में ये इस वजह से था बिकॉज DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कहा है कि जो यमुना है उसका जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो इंप्रूव हुआ है कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से। फिर इसके बाद हमने डिस्कशन किया था यमुना के ऊपर, और मैंने बताया था कि आपको गंगा की जो ये है एक ट्रिब्यूटरी है और ये गंगा को संगम पर मिलती है। देन हमने इंडियन सिविल सर्वेंट्स के पैटर्न के बारे में पूछा था, तो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर थे। देन हमने दापोरिजो ब्रिज के बारे में देखा था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक ब्रिज है हमारे लिए, और ये सुबनसिरी रिवर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है। स्ट्रेटेजिक इस वजह से है बिकॉज जो ये लिंक करता है कौन सी रोड को, रोड लीडिंग अप टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया चाइना के बीच में है, उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे ये क्वेश्चन बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था 1960 के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रहता है। फिर बाद में हमने करतार सिंह साहिब के बारे में देखा था, जो एक गुरुद्वारा है पाकिस्तान के अंदर है, अभी कुछ दिन पहले ही डैमेज हो गया था, और इस वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को कहा है कि इसे जल्दी से जल्दी रिपेयर कराया जाए। तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए विनर को देख लेते हैं। तो इस बार जो करेक्ट आंसर किया था वो मैंने आपसे पूछा था कि कलबेलिया कहाँ से बिलोंग करता है, उसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। तो बिलास जो है उन्होंने करेक्ट आंसर किया। बिलास, आप मुझे नेटवर्क प्रेप पे मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो मंथली कंपाइलेशन है वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। एक बार मार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन द सेफ जोन, बिकॉज यहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे हैं। अगर नीचे के ब्रैकेट में मार्क्स है देन ऑफकोर्स आपके लिए 2 ही चीज़ें कहूँगा। पहला तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो प्लीज़ नोट्स बनाइए और उसे बार बार रिवाइज करिए, बिकॉज वीडियो देखना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसे जल्दी से आप रिवाइज कर पाएंगे। सेकंड चीज़ है कि आप एनालाइज करिए कि आपकी गलती किस वजह से हो रही है और कहाँ पे हो रही है, क्योंकि एनालाइज करने के बाद ही आपको पता चलेगा आपके वीक एरिया के बारे में कि रीडिंग में इशू आ रहा है या नॉलेज का इशू है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और उसको फिर आप दूर कर पाएंगे। इसके अलावा वेरियस प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच करके अपने डाउट को क्लैरिफाई करवा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जो होते हैं वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।